स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्ते। क्या आपको पता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस काफी कम है, क्योंकि ऐसे कई कंट्रीज हैं जिनके पास एक वेपन है जो सबसे खतरनाक वेपन माना जाता है। बट स्ट्रेंजली ये वेपन कभी यूज करने के लिए नहीं है, ये वेपन है डराने के लिए। और ये वेपन है न्यूक्लियर वेपन, जिसे वेपन्स ऑफ पीस कहा जाता है। वेपन्स ऑफ पीस क्यों? क्योंकि जिस कंट्री के पास ये वेपन होता है वो काफी एक जियोपॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहता है। दूसरे कंट्रीज उसको अटैक करने से पहले 2-3 बार सोचेंगे कि फुल फ्लेजेड वॉर के समय क्या ये कंट्री इस वेपन को यूज करेगा, और अगर करा तो जियोपॉलिटिकल कैटास्ट्रोफी हो सकता है कि नहीं। इसी वजह से न्यूक्लियर डेटरेंस जो कंसेप्ट है ये इंश्योर करता है कि दो न्यूक्लियर पावर स्टेट्स के बीच में वॉर कभी ना हो, या अगर होता है तो वो छोटा सा मिलिट्री ऑफेंसिव हो, कभी लार्ज एस्केलेटेड वॉर ना हो। एंड दिस न्यूक्लियर डेटरेंस इज द की दैट थर्ड वर्ल्ड वॉर इज मोस्ट प्रोबेबली नॉट गोइंग टू हैपन। अब ईरान भी चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर कंट्री बने, ताकि ये जो पॉलिटिक्स यूएस खेले जा रहा है ईरान के साथ, सैंक्शंस डाल रहा है, कभी बोल रहा है कि $6 बिलियन जो फ्रोजन एसेट डॉलर है वो रिलीज कर देगा, पर किया नहीं। ये जो ब्लैकमेलिंग गेम चल रहा है यूएस का, ये फाइनली एंड हो जाए एक बार में अगर ईरान न्यूक्लियर बन जाए तो। अब ईरान को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिला है कि वो इस न्यूक्लियर ड्रीम को एक्चुअली ट्रू करे। इस वीडियो के माध्यम में हम समझेंगे कि एक्चुअली इस ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का कहाँ पे है, ये साइंटिफिकली किस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, और कितना महीना रियलिस्टिकली लग सकता है टू मेक अ बॉम्ब। दूसरा हम देखेंगे कि पॉलिटिकल कॉस्ट क्या है, क्योंकि बॉम्ब बनाना इज नॉट जस्ट साइंस, उसमें कई सारी चीजें होती हैं, जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस भी होती है सबसे इंपॉर्टेंटली। तो ये हम कवर करेंगे एक सेकेंड पार्ट में। और तीसरा हम ये देखेंगे कि करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में क्या हेल्प मिल सकता है ईरान को टू एक्चुअली रियलाइज देयर न्यूक्लियर ड्रीम, और इसका इंपैक्ट क्या होगा वेस्ट एशिया पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि साइंस की तरफ, दैट इज जो ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो आज के दिन कहाँ है। जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन का, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट यूरेनियम 235। 235 इज द आइसोटोप। बट 90% जो यूरेनियम नेचुरली मिलता है वो यूरेनियम 238 आइसोटोप का मिलता है, जिसका मतलब है कि इस यूरेनियम को हमें एनरिच करना पड़ता है, और एनरिचमेंट का प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूज में। उनको बेसिकली जो एटम्स हैं उनको हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज में घुमाया जाता है, ताकि यूरेनियम के जो हैवी जो 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स है वो हट जाए और यूरेनियम 235 मिले। इसी को यूरेनियम एनरिचमेंट कहा जाता है। ये होता है फ्यूल प्रोडक्शन का पार्ट। आज के दिन सेंट्रीफ्यूजेस से ईरान हैज बीन एबल टू गेट 60% ऑफ यूरेनियम एनरिचमेंट। वेपन बनाने के लिए 90% चाहिए होता है। आपको लग रहा होगा कि अरे 30% अभी भी इट्स स्टिल अ लॉट, बट एक्चुअली क्या है कि 30% काफी फास्ट हो जाता है। प्रॉब्लम होती है शुरुआत से 60%, क्योंकि बाय द टाइम आपको 60% एनरिचमेंट मिल गया है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ डेज कि आप उसको 90% तक ले जा सकते हो। इसीलिए ईरान बार बार कहता है वी आर नट्स एंड बोल्ट्स अवे फ्रॉम 90% एनरिच्ड यूरेनियम। नट्स एंड बोल्ट मतलब कुछ ही हफ्तों की बात है एक्चुअली। अब आते हैं कि वेपन प्रोग्राम पे। अब जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स की, तो वो कई तरह के होते हैं। बट अगर हम बेसिक देखें तो एक होता है जो इम्प्लोजन टाइप होता है, जो नागासाकी में यूएस ने ड्रॉप किया था। एक होता है गन टाइप। अब जो इम्प्लोजन टाइप होता है वहां पे इट इज बेसिकली अगर हम सिंपली देखें तो वेपन एक यहां पे यूरेनियम 235 को रखा जाता है और
कन्वेंशनल आर्म्स या म्यूनिशन जो होता है वो इधर रखा जाता है। अब इम्पैक्ट में ये सबसे पहले इम्प्लोड करेगा, जिसका इम्पैक्ट यहां पे आएगा, उसके बाद यूरेनियम 235 इम्प्लोड करेगा। ठीक है, तो बेसिकली बॉम्ब गिरते समय ही पहले ये इम्प्लोड करेगा, उसके बाद ही यूरेनियम का कोर जो है वो ब्लास्ट करेगा, उसी से सबसे ज्यादा डिवास्टेशन होता है। अब इसके लिए आपको ये स्टेबल रखना पड़ेगा, क्योंकि मूवमेंट के समय या आप मतलब प्रिसिशन टारगेट अगर ना हो तो दिस हैज टू बी वेरी स्टेबल, अदरवाइज ये डड भी हो सकता है या कभी और भी फट सकता है। तो वेपनाइजेशन का कई सारे प्रोसेसेस हैं। इट इज जस्ट नॉट अबाउट एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, वो तो फ्यूल प्रोडक्शन का काम है। अब वेपनाइजेशन में ईरान अभी भी काफी पीछे है। यहीं पे ईरान को सबसे ज्यादा जरूरत है टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की, क्योंकि ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम का प्रॉब्लम नहीं है, ईरान के पास प्रॉब्लम है कि बॉम्ब कैसे बनाया जाए, दूसरी चीज बॉम्ब को कैसे ट्रांसपोर्ट या डिप्लॉय किया जाए। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, बट उससे पहले जस्ट वांट टू ब्रिंग टू योर अटेंशन जीएस फाउंडेशन P2I, जो इंग्लिश और हिंदी में मिलेगा आपको। एडमिशंस 31 अक्टूबर को क्लोज हो रहा है। अगर आप कोड DW Live, दैट इज DWLIVE यूज करते हैं, इमीडिएट आपको डिस्काउंट्स मिलेगा इन सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम बैचेस। तो जाइए एक बार स्टडी IQ के वेबसाइट में फीचर्स देखिए, वैलिडिटी देखिए और खुद अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपका स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग जाके देखिए कि कौन सा कोर्स आपको बेस्ट सूटेड रहता है। चलिए आते हैं अभी सेकेंड पार्ट में, पॉलिटिकल कॉस्ट। अब न्यूक्लियर वेपन बनाने का हमें सबको पता है कि इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर, काफी एक्सपेंस होता है, काफी ज्यादा कॉस्ट लगता है। बट एग्जैक्टली कितना लगता है आज तक कोई भी कंट्री ने नंबर्स रिलीज नहीं किया है, और जियोपॉलिटिकली या जो एनालिस्ट्स होते हैं उनको भी एग्जैक्टली नहीं पता है। सिर्फ एक ही क्लू है हमारे पास, जो है 1998 रिलीज्ड एटॉमिक ऑडिट बोल के एक रिपोर्ट आई थी, जो एक्चुअली ऑनलाइन अवेलेबल है। ये यूएस न्यूक्लियर प्रोग्राम फ्रॉम 1940 टू 1996 तक एक कॉस्ट निकाल के इस ऑडिट में मेंशन किया गया है, जहां पे ये बोला गया है कि 1996 तक यूएस ने 773 बिलियन डॉलर्स लगाया है टू मेक न्यूक्लियर वेपन्स प्रोडक्शन के लिए, बट 6.1 ट्रिलियन USD स्पेंड किया है ऑन डिप्लॉयमेंट। तो इट्स नॉट अबाउट द प्रोडक्शन, इट इज अबाउट द डिप्लॉयमेंट विच टेक्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट। और ये रिपोर्ट हमें एग्जैक्टली बताता है कि यूएस ने वेपन स्टॉक पाइलिंग तो जरूर किया हुआ है, बट डिप्लॉयमेंट पे ज्यादा फोकस किया है। अब कोई भी न्यूक्लियर कंट्री होता है, अगर वेपन प्रोग्राम में फोकस करना है तो डिप्लॉयमेंट में ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ये एक फैक्ट है बेस्ड ऑन द रिपोर्ट। अब ये हाई कॉस्ट ईरान के लिए काफी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ईरान हैज बीन अंडर सैंक्शंस फॉर डिकेड्स। इवन दो ईरान के पास इतना ऑयल है और ऑयल या गैस से काफी ज्यादा रेवेन्यू आ सकता है, बट दैट रेवेन्यू को इतना डिप्लॉयमेंट या प्रोडक्शन में शिफ्ट करना या उस पे लगाना काफी डिफिकल्ट होगा ईरान के लिए। अब दूसरा कॉस्ट, इजराइल कॉन्स्टेंटली इंटरफेयर करता गया है ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। पहले शुरू हुआ था एक स्टकनेस्ट वायरस बोल के, जो इजरायली इंटेलिजेंस बेसिकली मोसाड ने ऐसा वायरस रिलीज किया था जिसके वजह से जो सेंट्रीफ्यूजेस थी एनरिचमेंट के लिए वो आउट ऑफ कंट्रोल स्पिन हो गई थी और कोलैप्स हो गई थी, जिसके वजह से जो पूरा ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो पीछे चला गया था, इतना एडवांस नहीं कर पाया था इस वायरस के वजह से। दूसरी चीज हुई कि सडनली जो ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे वो सडनली असैसिनेट होने लगे, काफी स्ट्रेंज रीजंस के लिए उनकी मौत होने लगी। अब कहा जाता है कि मोसाड का हाथ है, यहाँ पे मोसाड की कुछ 2-3 किताबें हैं, द रेड प्रिंस और कई सारी किताबें हैं, जहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि मोसाड वाज डेफिनेटली इन्वॉल्व्ड इन द असैसिनेशंस ऑफ ईरानियन साइंटिस्ट। और इजराइल ने कंटिन्यूअसली ये इंटरफेयर किया है, नॉट ओनली थ्रू इंटेलिजेंस बट ऑल्सो थ्रू पॉलिटिक्स। यूएन में नेतन्याहू ने, दैट इज इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने
ये जो बॉम्ब का फोटो देके बताया था टू एवरीवन सिटिंग इन द यूएन कि कितना बड़ा डेंजर है ईरान से, क्योंकि ईरान आज के दिन उस समय भी 60 to 70% एनरिचमेंट कर रहा था, बट अगर वो 90% आ जाता है तो रीजनल या कंप्लीट वर्ल्ड वाइड इंस्टेबिलिटी आ जाएगा अगर ये बॉम्ब ईरान के पास आया तो ये चीज जो अलार्मिंग नेचर में इजराइल ने यूएन में जाके बहुत कोशिश की थी कई कंट्रीज को कन्विंस करने का। अब कन्विंस हुआ कौन? यूएस। और इसी वजह से यूएस का शुरू होता है ईरान के साथ न्यूक्लियर डील, जिसे JCPOA भी कहा जाता है। ओबामा प्रेसिडेंसी से शुरू होता है। ओबामा के पीरियड में तो ये डील हो जाता है, बट जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं तो ये डील रिजेक्ट कर देते हैं, इसको फाड़ देते हैं। ये एक बार हो जाता है तब ईरान कहता है कि भाई यूएस की और बात नहीं मानेंगे, और ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में वापस चला जाता है। उसी समय यह होता है कि जो 60% से पीछे आ गए थे वो फिर से सेंट्रीफ्यूज और काफी कुछ डेवलपमेंट करके वो आज के दिन भी 60 to 70% एनरिच्ड यूरेनियम तक आ चुके हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अब क्या है कि ईरान को सपोर्ट चाहिए वेपन्स का। अब यूएस का है क्या कि जो बाइडेन कोशिश कर रहा है बहुत महीनों से, कतर का मीडिएशन भी हुआ था अभी सितंबर महीने में, एक ऐसा न्यूक्लियर डील ले आए जो ये 60% पे ही रोका जाए और कोई सपोर्ट ना मिले ईरान फॉर इट्स वेपनाइजेशन। तो बाइडेन काफी कोशिश कर रहा है, पर इसी बीच में हो जाता है इजराइल हमास वॉर और फिर से वेस्ट एशिया बढ़ जाता है यूएस और रशिया के अलायंसेस में। आज के दिन जो जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस हैं यहां पे इट इज ऑब्वियस कि रशिया और चाइना का एंगल देखना जरूरी है, क्योंकि रशिया और चाइना ये चाहेंगे कि कोई और दैट इज ईरान जैसा कोई कंट्री न्यूक्लियर बने वेस्ट एशियन रीजन में, ताकि इजराइल को बैलेंस ऑफ पावर या इजराइल के अगेंस्ट बैलेंस ऑफ पावर बना रहे। जब तक सिर्फ इजराइल ही न्यूक्लियर कंट्री है तब तक यूएस का ही पावर बना रहेगा वेस्ट एशिया में। ये रशिया और चाइना को क्लियरली समझ में आने लगा है। सो बैलेंस ऑफ पावर वाला कंसेप्ट अगर हम लगाते हैं तो रशिया और चाइना को ये क्लियरली समझ में आ गया है कि एक उनका भी अलाई चाहिए जो न्यूक्लियर हो इन वेस्ट एशिया। अब चॉइस दो है, सऊदी अरेबिया या ईरान। सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया काफी स्टेबल कंट्री है देखा जाता है, और ऑब्वियस बात है एक एक फेवरेबल कंट्री भी देखा जाएगा अगर हम बात करें तो। बट सऊदी अरेबिया का प्रॉब्लम है कि यूएस का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। इस चीज को चाइना और रशिया क्लियरली रिकॉग्नाइज भी करेगा, और ये भी बता इन द कैलकुलेशंस ये भी क्लियर है कि सऊदी अरेबिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इवन दो इट इज क्लोज टू चाइना, नहीं पता कि फ्यूचर में क्या यूएस का इंटरफेरेंस बढ़ जाए तो इसी वजह से ईरान विल बी अ बेटर बेट टू एक्चुअली हेल्प टू बिकम अ न्यूक्लियर कंट्री और अ न्यूक्लियर अलाई ऑफ रशिया एंड चाइना। तो ऑब्वियस चॉइस ईरान रहेगा रशिया और चाइना के लिए जो न्यूक्लियर अलाइव हो। अब तीसरी चीज, इजराइल क्या होने देगा। आज के दिन इजराइल काफी बिजी है डोमेस्टिक फ्रंट पे बिकॉज ऑफ द गाजा वॉर। हमास और हिजबुल्लाह के ऊपर इतना अटेंशन है कि अगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रशिया और चाइना ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दे दिया ईरान को, इजराइल कुछ नहीं कर पाएगा। इजराइल का ध्यान पूरी तरह से अभी डोमेस्टिक सिचुएशन को मैनेज करने की तरफ है, एंड दिस इज द राइट टाइम जहां पे रशिया और चाइना ईरान को सपोर्ट कर पाए इन इट्स न्यूक्लियर ड्रीम। इसी पे एक फैंटास्टिक आर्टिकल है, ईरान आफ्टर द बॉम्ब, हाउ वुड अ न्यूक्लियर आर्म तेहरान बिहेव। ये आर्टिकल आपको फिर से ऑनलाइन मिल जाएगा, और ये आर्टिकल ये बेसिकली बताता है कि अगर ईरान न्यूक्लियर बनता है तो वेस्ट एशिया पे क्या इंपैक्ट होने वाला है। ऑब्वियस बात है कि एक बैलेंस ऑफ पावर आ जाएगा। इजराइल विल नॉट बी हैप्पी, इजराइल और ईरान में और टेंशन्स बढ़ेंगी। कहा जा सकता है फिर से वही स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनेगा, बट जैसे जैसे ये न्यू कोल्ड वॉर धीरे धीरे खुल रहा है अक्रॉस डिफरेंट रीजन, एक तो चल ही रहा है साउथ चाइना सी में, अब वेस्ट एशिया में भी शुरू हो गया है। जैसे जैसे ये बनता रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है कि पावर बैलेंस किया जाए और एक कैंप ना ही शुड नॉट डोमिनेट जियोपॉलिटिक्स इन एनी रीजन। तो ईरान न्यूक्लियर बनेगा ये कोई डाउट नहीं है,
पॉइंट है कि कितने महीनों में बनेगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ईरान 1 साल में न्यूक्लियर बन पाएगा या ईरान को न्यूक्लियर बनने में अभी काफी वक्त है। मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक दैट ईरान काफी जल्दी न्यूक्लियर बन जाएगा। वेपन्स प्रोग्राम में भी थोड़ा टाइम लगे, बट एनरिच्ड यूरेनियम तो 100% कुछ ही महीनों में ईरान बता देगा कि हमारे पास एबिलिटी है, विच इज गोइंग टू बी अ वेकअप कॉल फॉर यूएस एंड इजराइल। इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।